बड़े शहरों की कई अंधेरी गलियों में हर रात एक नशीली दुनिया जाग उठती है। यहां बसते हैं समाज की हर क्लास को बिलोंग करने वाले युवा, जो सारे रिश्ते नाते तोड़कर आपस में नशे की डोर से बंधे होते हैं। शराब और ड्रग्स का नशा। सभ्य समाज इन्हें देखकर भी अनदेखा कर देता है। ज्यादा से ज्यादा हाउसिंग कॉलोनी की मीटिंग्स में थोड़ा सा विरोध, लेकिन इन्हें रोकने या सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। ये चुप्पी जुर्म को दस्तक देती है। इस चुप्पी के साथ साथ हम एक सच को भी नजरअंदाज करते हैं कि जुर्म पनप रहा है। ऐसा जुर्म जो इन नशे में अधमरे युवाओं की जिंदगी के साथ साथ राह चलते मासूमों की जिंदगी भी छीन सकता है। सर जी, पीसीआर 7 से कॉल है। जहांगीर बाग में लाश मिली है। तुम इधर देखो अजय, तुम उधर देखो, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। सर कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ब्लाइंड केस। इसके खुद के कपड़ों को तो देखकर नहीं लगता कि ये कोई अपर क्लास आदमी था। ज्यादा से ज्यादा लोअर मिडिल क्लास। बेंचमार्क फैशंस, साथ साथ बैग्स बरामद हुए हैं। शायद इस कंपनी से जुड़ा हुआ हो। एड्रेस क्या लिखा है? केशव प्लाजा, कपासेड़ा, न्यू दिल्ली। ये तो पास में ही है ना? यह सर छोटा सा शॉपिंग मॉल है। सिंह, पता करो ये मॉल सुबह कब खुलता है। पुलिस के हाथ एक लाश लगी थी जो 25 से 30 साल के बीच के आदमी की थी। पास में पॉलिथीन के कुछ बैग्स मिले थे जो नजदीक के मॉल में एक कपड़े के स्टोर के थे। इसके अलावा इस केस में पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में सुराग की एक बूंद, एक किरण, एक कतरा तहकीकात के ताले की चाबी होती है। सबसे पहले यह पता लगाना था कि यह आदमी था कौन। साहब, क्या बात है? हम एक मरे हुए आदमी की शिनाख्त कर रहे हैं। हमें लगता है वो आपके बेंचमार्क फैशन से जुड़ा हुआ है। हे भगवान, ये दिनू है, दिनेश। आपको हमारे साथ चलना होगा। DLILP8767। नंबर तो सेम है सर जी। मतलब ये वही गाड़ी है जो दीनू चलाता था। सत श्री अकाल जी। क्या हो गया? क्या बात है जी? दिनेश, दिनू तुम्हारा ड्राइवर है? बिल्कुल जी, लेकिन आज वो ड्यूटी पे नहीं है जी। अब कभी आएगा भी नहीं। मर गया है वो, मर्डर हो गया उसका। वाहेगुरु, दीनू का मर्डर किसने कर दिया जी? किसी ने भी किया हो सकता है, तुमने भी किया हो सकता है। क्या कह रहे हैं पाजी आप? मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को तमाचा भी नहीं मारा। और दीनू तो रब्दा बंदा था, बढ़िया ड्राइवर था, और मैं तनख्वाह भी उसे टाइम टू टाइम दे दिया करता था। बढ़िया ड्राइवर था, तनख्वाह भी टाइम पर देते थे, फिर उसका मर्डर करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या कह रहे हैं आप पाजी? मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मेरे लाइन में आप किसी से ही पूछ लीजिए। जरूर पूछेंगे, दीनू के घर वालों से पूछेंगे, उसके दोस्तों से भी पूछेंगे। मैं नंबर और एड्रेस अभी देता हूँ। रब्दी सो, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ साहब। अभी देता हूँ जी।
13/156 यहीं कहीं होगा सर। चलो। हमारा भतीजा दिनेश। राधा, अरे सुनती हो? यही हमारा भतीजा दीनू। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं साहब। दीनू भी बिहार से दिल्ली आया था 4 साल पहले। हम ही लोगों के साथ में रह रहा था। उसकी ड्राइवर की नौकरी लग गई थी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में। 2 दिन से हम उसकी पहचान के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। वो 2 दिन से घर नहीं लौटा। आपको कोई फिक्र नहीं हुई? आपने पुलिस कंप्लेन दर्ज क्यों नहीं करवाई? मुझे कैसे पता चलता साहब कि वो 2 दिन से गायब था? वो 1 साल से अलग रह रहा था। जब वो बिहार से आया था तो 3 साल हमारे साथ रहा और उसके बाद उसने अपना अलग घर किराए पे ले लिया। हाँ साहब, बीच बीच में वो मिलने आता था। दिनू के माँ बाप, भाई बहन कोई है दिल्ली में? दिनू का बाप मेरा बड़ा भाई है। भैया और भाभी दोनों बिहार में हैं। दोनों का इकलौता था साहब। कोई भाई बहन नहीं थे। ठीक ठाक कमा करके भेजता था साहब। न जाने किसकी नजर लग गई साहब। दीनू को किसने मार डाला? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। आप अपने बड़े भाई को इत्तला कर दीजिए। कत्ल के 2 दिन बाद लाश की शिनाख्त हुई। आदमी का नाम दिनेश था, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर था, बिहार का रहने वाला था, अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता बेटा था। अब 3 सवाल उठ रहे थे। दीनू की हत्या क्यों की गई थी, कैसे की गई थी और किसने की थी? सर इस दिनू के घर पे तो ताला लगा हुआ है। अजय, ताला तोड़ दो। रामलाल, पता करो इसका मालिक कौन है। यस सर। काम का कुछ भी हाथ नहीं लगा सर। काम के लोगों का पता लगाना होगा सिंह। किन किन से मिलता था, कौन दोस्त थे, कौन दुश्मन थे? साहब जी, महेंद्र सैनी, झुग्गी का मालिक। तुम्हारा किराएदार दीनू, जिसका मर्डर हुआ, जानकारी चाहिए थी उसके बारे में। कैसी जानकारी साहब? किसके साथ रहता था, कौन दोस्त थे, रोज का किन के साथ मिलना जुलना था? रहता तो वो अकेला था यहाँ। अच्छा आदमी था, किराया भी टाइम पर देता था। उसके और किसी दोस्तों के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, दुश्मनी वगैरह? नहीं साहब, कुछ नहीं मालूम। तुम झुग्गी के मालिक हो, अपने किराएदार के बारे में कुछ भी नहीं पता? महीने में 1 बार ही उससे हमारी मुलाकात होती थी। वो भी बड़ी मुश्किलों से 10-1 मिनट रुकता था, किराया देता था और चला जाता था। और वैसे भी हमारा यहाँ आना बहुत कम होता है। सर ट्रांसपोर्ट कंपनी में हर ड्राइवर हर क्लीनर से बात की। सब ने एक ही बात कही कि दीनू बहुत ही भला आदमी था। मेहनती आदमी था, महीने के 7,000 कमाता था, बूढ़े माँ बाप को पैसे भेजता था। भला ऐसे आदमी का कोई कत्ल क्यों करेगा? वो लाश भी ऐसे सुनसान जगह पर क्यों मिलती है? सर वो सुनसान जगह जहाँ पे दीनू की लाश मिली थी, वहाँ कुछ है। मुझे उस जगह में कुछ अटपटा लगा। हमें फिर से छानबीन शुरू करनी चाहिए। और वैसे भी वो जगह दीनू के घर से बहुत ज़्यादा दूर पे नहीं है, बस 5 मिनट का रास्ता है। शायद दीनू किसी आदमी के साथ वहाँ पे किसी काम से गया हो और उसका वहीं पे काम तमाम कर दिया गया हो। गाड़ी निकालो। सर
यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस आसपास कुछ बिल्डिंगें हैं, एक भी आदमी नजर नहीं आता। मर्डर के लिए करेक्ट जगह है। आप सही कह रहे हैं सर जी, लोग नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोग तो होंगे, कहीं ना कहीं होंगे, छिपे हुए होंगे। सिंह, मैं उस ठेले वाले से बात करता हूँ, तुम लोग आसपास देखो, कोई ना कोई जरूर मिलेगा। सर यहाँ रोज ठेला लगाते हो? रोजी रोटी है साहब, रोज नहीं लगाऊंगा तो खाऊंगा कैसे। कब से कब तक खड़े रहते हो यहाँ? सुबह 9:30 से रात को 9:30 तक। 2 दिन पहले वहाँ उस जगह पर एक लाश मिली थी। लाश के बारे में सुना था साहब, पर उसके बारे में कुछ पता नहीं साहब। और वैसे भी साहब मैं उस तरफ देखता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं देखते? साहब एक तो वहाँ से कोई ग्राहक नहीं आता है, आज तक नहीं आया साहब। और दूसरा साहब वो गंजेड़ी लड़कों का अड्डा है वहाँ पर, उन लोगों का कोई भरोसा नहीं साहब। चरस गांजे के नशे में कुछ भी कर जाए वो। सर जी, आस पड़ोस में 2-4 लोगों से बातचीत की, ये जगह, ये गली काफ़ी सुनसान रहती है, बहुत कम लोगों का आना जाना होता है, ऊपर से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सबका यही कहना है कि रात को यहाँ चरसियों और शराबियों का अड्डा लगता है। रात 9:30 बजे के बाद इधर से कोई भी नहीं गुजरता, औरतें और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं। सिंह, इस जगह से दिनू की झुग्गी को जो गली जाती है वो दिखती है। दिनू ना तो शराबी था ना गंजेड़ी, हमें ऐसा लगा तो नहीं, किसी ने इस बात का जिक्र भी नहीं किया। अगर ऐसा होता तो उसके ड्राइविंग रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र होता। सर हो सकता है दिनू रात को कहीं से लौट रहा था, इस जगह से गुजरा, अड्डा जमा हुआ था, किसी ने कुछ बोल दिया, बात बढ़ गई, क्योंकि ये गली सीधी दिनू के झुग्गी को जाती है। साहब एक बात याद आई साहब। क्या बात? साहब 3-4 दिन पहले मैंने देखा साहब, 2 गंजेड़ी लड़के हैं, उन्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ मैं साहब, वहाँ बैठकर नशा कर रहे थे। और साहब 2 दिन पहले मैं अपना ठेला निपटा कर जा रहा था, वो दोनों आ धमके साहब। अरे यार, अरे भैया वजन तो कर लूँ, कितना चाहिए आप लोगों को? ऐसे कैसे जा रहे हो, पैसा भी नहीं दे रहे हो? जितना खा सके उतना, और वो भी फोकट। पैसे नहीं है हमारे पास। लेकिन तेरे पास तो काफ़ी पैसे होंगे ना? हाँ, हम फल के साथ साथ तेरे पैसे भी खाएंगे। अरे देखो मैं पुलिस बुलाऊंगा, देखो। हाँ? अरे कोई है? अरे पुलिस बुलाएगा तू? हाँ? पुलिस बुलाएगा? बुलवा के तो देख, तुझे बुलावा नहीं आया ना तो चिलम पीना छोड़ देंगे हम। चलते। अरे ए, चल। नई बात नहीं है साहब, आए दिन का सिर दर्द है। अब मैं करूं तो क्या करूं साहब, दिन भर मेरे अच्छे अच्छे ग्राहक आते हैं, और साहब यहाँ से कहीं और जाने का मन भी नहीं करता। तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। काहे साहब? उन दोनों का हुलिया बताने के लिए। साहब यहीं बता देता हूँ, पुलिस स्टेशन काहे ले जा रहे हो हमें? घबरा मत, कुछ नहीं होगा। तुम जो वहाँ हुलिया बताओगे तो एक खास आदमी उनकी तस्वीर बनाएगा, किसी को ठेले पर बिठाओ और फटाफट चलो। रामलाल, अपने 3 आदमी यहाँ रात की ड्यूटी पर लगा दो। उन दोनों लड़कों के बारे में पता करो। इस इलाके का हर एक चरसी, शराबी, गर्दुल्ला सबको राउंड अप करो। एक भी आवारा बदमाश बचना नहीं चाहिए। क्लियर? जी सर। सर जी, कुल मिलाकर के 7 नशा करने वाले हाथ लगे हैं, सबको लॉकअप में डाल दिया है। हो सकता है ये दोनों उन्हीं में से हो। चलो। देखो, हो सकता है तुम सब के सब इस मर्डर में शामिल हो। क्या तुम में से कुछ एक लोग, या सिर्फ ये दोनों? जो भी है, तुम सबको इस मर्डर के बारे में मालूम जरूर होगा। अब तुम सब के सब कुछ सच सच बता दो, मेरा टाइम बर्बाद किए बिना, नहीं तो तुम्हारी इस बची हुई कुछ एक सड़ियल सी जिंदगी को बर्बाद करके रख दूंगा, समझे? साहब ये चंदू और ये पंकज। कौन है दोनों? साहब
हम लोग तो चरस गांजा पीते हैं, चिल्लम पार्टी है साहब हमारी। ये दोनों तो थिनर केमिकल सूंघते हैं साहब ये हमारे ग्रुप के नहीं है साहब। अरे यार तुम लोग भी कुछ बोलो ना यार, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे यार। साहब पिछले 2 दिनों से चंदू और पंकज दिखे नहीं, हमें लगा कि उन लोगों ने कुछ गलत किया होगा, तभी तो लाश हमारे अड्डे पे मिली साहब। हम डर गए थे, इसीलिए हम आगे नहीं आए, और हम पे वैसे भी भरोसा कौन करता साहब। फिलहाल मैं कर रहा हूँ। कहाँ मिलेंगे दोनों? भारत नगर झुकी। उस इलाके के एक फल बेचने वाले ने उन लड़कों का बहुत धुंधला सा हुलिया बताया, और उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर बना उन दोनों लड़कों का स्केच। फिर इस स्केच और इलाके के दूसरे ड्रग एडिक्ट से मिली इन दोनों लड़कों के बारे में और जानकारी। सुरागों का कारवां बनता जा रहा था, लेकिन मंजिल अब तक नजर नहीं आ रही थी। सर ये भारत नगर तो रायते की तरफ फैला हुआ है, कम से कम 1500 झुग्गियाँ होंगी। सर जी 1500 झुग्गियों में ढूंढना घास के ढेर में सुई को तलाशने के जैसा होगा। हम सुइयाँ ढूंढ रहे हैं, जहरीली सुइयाँ, नशे में चूर सुइयाँ। अगर हम उन्हें नहीं ढूंढेंगे तो वो और ज़्यादा चुभेंगी, अंधाधुंध चुभेंगी, फिर हमें और लाशें मिलेंगी। आप सही कह रहे हैं सर, इन दोनों को पकड़ने में हम जान लड़ा देंगे। मुझे पूरा यकीन है वो यहीं कहीं यहीं इलाका छोड़कर नहीं गए। सिंह सर सूंघ निकालते हैं सालों को। दिल्ली पुलिस ने एक दिलचस्प अभियान चलाया है जिसमें पब्लिक जुर्म कम करने में पुलिस का सहयोग कर सकती है। स्कीम है बी द आई एंड ईयर ऑफ द पुलिस। पुलिस की आंखें और कान बनिए। इस स्कीम के द्वारा पुलिस पब्लिक को अपने इलाके में जुर्म रोकने में मदद करने का अवसर देती है। लोगों को एनकरेज किया जाता है कि वो अपने इलाके में अड़ोस पड़ोस के सभी असामाजिक तत्वों के बारे में पुलिस को बराबर जानकारी देते रहें। ये दिनेश वाला ब्लाइंड केस दिल्ली पुलिस के बी द आई एंड ईयर ऑफ द पुलिस स्कीम का एक बहुत ही पॉपुलर केस था जो सफल हुआ। मेरा नाम रतन है साहब, मैं स्टेट एजेंट हूँ भारत नगर की झुग्गी में। और तुम्हें पता है कि ये दोनों हमें कहाँ मिलेंगे? बिल्कुल साहब, कल ही दोनों ने फ़ोन किया था मुझे, नई झुग्गी ढूंढ रहे। इस वक्त कहाँ रह रहे? 76 नंबर की झुग्गी में। मैंने ही दिलवाई थी साहब। कब दिलवाई थी? साल भर होने को आया। दरअसल आपकी लगवाई हुई तस्वीरें देखकर उस झुग्गी के मालिक का भी फ़ोन आया था मुझे। मुझसे बोला ये दोनों उस झुग्गी से निकलने की सोच रहे हैं। वो निकलेंगे ज़रूर, लेकिन कहीं और नहीं जाएंगे, सीधे लॉकअप में आएंगे। चंदू अब और सहा नहीं जाता यार। चंदू मुझे डोज चाहिए, अगर हाँ अब डोज नहीं मिला तो मैं अपना खून पी जाऊंगा यार। बाहर गए तो वो पुलिस पी जाएगी। देखा नहीं, पूरी 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 बस्ती में तस्वीरें छपवा दी कमीनों ने। चंदू 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 कुछ भी चलेगा यार, आयोडन बूट पॉलिश कब सिर्फ चंदू कुछ भी चलेगा। चलना साले पर इसके लिए रोकना चाहिए ना, रोकना चाहिए। हमारे पास तो चाराने भी नहीं है, चाराने। चंदू 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 मेरी जान जा रही है यार। चंदू चंदू तू 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 रुक, मैं डोज खरीद के लाता हूँ। चंदू तू रुक। अबे बावले, सुना नहीं अभी क्या कहा मैंने? कुछ नहीं हमारे पास। कंगाल करके हम लोग कंगाल करके कहाँ जाएंगे? चंदू भाई किसी को पकड़ते यार, जो पहले मिला उसको। चंदू अगर डोज नहीं मिला ना तो मेरा सर फट जाएगा। चंदू मेरा सर सच में फट जाएगा यार। कौन है बे? मैं रतन हूँ। रतन, फोन किया था तुमने? रतन, हाँ रतन। पुलिस! अबे भाग, पुलिस भाग!
तुमने इसे मार डाला। दिनेश, दिनू, एक बार एक बोतल थिनर दिलवा दो ना साहब। सब बोल देंगे साहब, मेहरबानी करो ना साहब, एक बार दिलवा दो। अब रहा नहीं जाता साहब, एक बार। लत छुड़वा सकता हूं तुम दोनों की, रिहैब सेंटर भेजूंगा। जिंदगी वापस जीने लायक बन सकती है तुम्हारी, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। अगर फालतू ड्रामा किया ना तो लॉकअप में सड़ोगे। नशा तो मिलने से रहा, मदद भी नहीं मिलेगी, समझे? सर, डोज के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए उसे मार डाला था। 11, 12, 13, 14, 15। चंदू, अभी ये तो सिर्फ 15 रुपए है यार। इससे तो थिनर की बोतल की एक बूंद तक सूंघने नहीं मिलेगी। अरे बोला था ना कल के लिए कुछ रख। सब खत्म कर दी, सब खत्म कर। क्या करता है यार, बहुत तलब लगी थी। चंदू वो सब छोड़ना, बताना अब क्या करें। हाँ, कोई बकरा ढूंढना पड़ेगा। चंदू पॉकेट मारते। हाँ, अबे पर साले वो बंदा कंगाल निकला तो पूरी मेहनत पानी में ना, मेहनत पानी में। चंदू तो फिर क्या करें? अरे यार, अरे भैया वजन तो कर लूं। कितना चाहिए आप लोगों को? ऐसे कैसे जा रहे हो? पैसा भी नहीं दे रहे हो। जितना खा सके उतना, और वो भी फोकट। लेकिन तेरे पास तो काफी पैसे होंगे ना? हाँ, हम फल के साथ साथ तेरे पैसे भी खाएंगे। अरे देखो, मैं पुलिस बुलाऊंगा। देखो, अरे पुलिस बुलाएगा तू? हाँ? पुलिस बुलाएगा? बुलवा के तो देख, तुझे बुलावा नहीं आया ना तो चिलम पीना छोड़ देंगे हम। चलते हैं। अरे ए, चल। अगर ये सेब थोड़ा सड़े होते तो उसमें कुछ ना कुछ नशा होता, लेकिन बैंड दे टके सबके सब ताजे हैं। अबे रुक जा, कोई ना कोई तो आएगा बड़े माल वाला, हाँ, जो हमारे दोस्त का इंतजाम करेगा। देख, मैंने बोला था ना, उसके हाथ में देख, मोटा माल लगता है ना, तगड़ा माल। कहीं से खरीदी करके आ रहा होगा। पैसे तो ज़्यादा नहीं होंगे, माल बेचेंगे तो कुछ तो मिलेगा। चल घसीट। रुक रुक रुक, जो भी माल है बाहर निकल, हाँ? और जेब खाली कर ले यहाँ से। हाँ? मेरे पास पैसे नहीं है भाई। हाँ? माल निकाल जो भी है, देख इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, छोड़ो, इसमें कुछ नहीं है तो दे, हम लोग को दे। अबे इसमें तो कुछ नहीं है। हाँ? तू क्या कहा? ए देख, इसका जेब चेक कर। निकाल, कुछ तो होगा साले के पास। हाँ? निकाल। ए साले 500 रुपये तो है ना? हाँ? चंदू, ये है तेरा मोटा माल। हाँ? साला 500 रुपये वाला भिखारी 500 रुपये होगा क्या घंटा? साला हमको आता है साला। हट। साला कुत्ता, पैसे नहीं तेरे पास। हाँ? हमारा टाइम खोटी क्या तू? साला इसके भी पैसे मिलेंगे हमको। अबे इतने में तो सिर्फ आज का होगा, कल का क्या करेंगे? अबे कल का कल देख लेंगे। कोई मोटा माल वाला मिला तो ठीक, वरना किसी दूसरे बकरे का गला काट देंगे। चल निकलते हैं, चल। सर वो 500 रुपए का पहले हमने थिनर खरीदा साहब, मुर्गा खाया और सारे पैसे एक ही रात में उड़ा दिए साहब। कल के लिए कुछ बचा ही नहीं। हमारी हालत बहुत खराब थी साहब, बहुत खराब थी, बहुत हालत।
साहब अब अभी अभी तो हमने सब बता दिया ना साहब। हाँ, तो एक बोतल थिनर दिलवा दो ना। नहीं तो एक ही बोतल थिनर दिलवा दो, हम आधा आधा कर लेंगे साहब। एक बोतल थिनर, पैर पड़ते हैं सर आपके, पैर पड़ते हैं साहब, एक बोतल दिलवा दो साहब। रहम करो साहब। सर नहीं तो एक वो चूहे मारने की दवाई वो भी चलेगी साहब, वो भी चली। इन दोनों के बदनसीब माँ बाप कोई रिश्तेदार होंगे, हाजिर करो उन्हें। साहब एक बार साहब एक बार थिनर साहब, थिनर चाहिए हमको, एक बार थिनर कहाँ से चंदू है तो मेरा खून, पर उसकी रगों में खून बचा ही कहाँ है। 2 साल हो गए, आज देखिए उसकी मनुष्य शक्ल। मेरा बेटा पंकज बिल्कुल सीधा था, इस चंदू ने उसे लत लगवा दी, बर्बाद कर दिया मेरे पंकज को। आपको चंदू के साथ जो करना कीजिए, अब वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। चंदू 9वीं कक्षा तक पढ़ा था और पंकज 8वीं तक। नशे की लत ने इन दोनों से सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि जिंदगी ही छुड़वा दी थी। दूसरी तरफ दिनेश एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था जो बिहार छोड़कर दिल्ली आया था 2 पैसे कमाने के लिए, और वो सफलतापूर्वक अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल कर रहा था। चंदू पंकज का जोड़ा और दिनेश, इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। असली दुश्मन था नशा, जिसकी तलब ने इन 2 टीनेज लड़कों के अंदर की सारी इंसानियत को बाहर निकालकर फेंक दिया था। दिनेश के पास पैसे कम थे, इसीलिए गुस्से में उन्होंने बड़ी निर्दयता से दिनेश की हत्या कर दी। हिंदुस्तान के हर बड़े शहर की अंधेरी गलियों में बढ़ती तादाद में ड्रग्स का कैंसर फैलता जा रहा है। ड्रग्स के शिकार हुए कई नौजवान दरअसल असली शिकार हैं शहरी जीवन के, जिसकी कड़वी सच्चाई को वो झेल नहीं पाते। जब ड्रग्स की तलब लहू में चीखती है तो एडिक्ट के अंदर की सारी चेतना, सारी मानवता बहरी हो जाती है। एडिक्ट अपनी डोज के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ड्रग्स ले लेकर जो खुद किश्तों में अपनी हत्या कर रहे हैं, वो उन ड्रग्स के लिए राह चलते किसी मासूम का कत्ल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सरकार और समाज दोनों को मिलकर रिहैबिलिटेशन, रोजगार योजनाएं और काउंसलिंग जैसे हर संभव कदम उठाने चाहिए। क्राइम पेट्रोल ड्रग एडिक्ट्स और उनके माँ बाप से सहानुभूति रखता है, लेकिन खुलेआम घूम रहे ड्रग एडिक्ट्स एक गंभीर खतरे की दस्तक हैं कि राह पर चलने वाले मासूमों की जिंदगियां महफूज नहीं हैं। हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि वो आम जनता के लिए सड़कों को सेफ बनाएं, खतरनाक ड्रग एडिक्ट्स को खुलेआम ना घूमने दें, उन्हें तुरंत रिहैबिलिटेशन में भेज दें। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। सचिन, शर्मा को रखा ना, सब अपना ही है। खा बिंदास खा, दोस्त है ना तू अपना, खा। मुझे घर जाना है, मम्मी पापा की याद आ रही है। यहाँ मुंबई में मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे की कोई खबर? रमेश जी, आपके बच्चे की तस्वीर दिल्ली के हर पुलिस स्टेशन में भेज दी गई है।
दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर उसके पोस्टर लगा दिए गए हैं। कोई ना कोई खबर तो जरूर है। 2 दिन हो गए इंस्पेक्टर साहब, हमारी हालत बहुत खराब है। मैं समझ सकता हूँ, आप थोड़ा हौसला रखिए। देखिए 1.5 करोड़ लोगों का शहर है हमारा, ऊपर से सचिन तो अभी बच्चा है, ढूंढने में समय तो जाएगा ही जाएगा। ज्यादा फिक्र इसीलिए हो रही है इंस्पेक्टर साहब कि वो बच्चा है, पता नहीं किस हाल में होगा, किसके साथ होगा। घर की याद बड़ी डेंजर रोग है, जल्दी जल्दी इलाज नहीं किया तो पलटी मार जाएगा लड़का। हाँ, इसमें ना बेटी चोरी को सहनी पड़ेगी। इसने जरा सी भी टैंटे की, मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। साले को अपने चौल में ले चलते हैं, इसको मुंबई का ABCD भी नहीं मालूम है। हाँ। उधर से भागने का कोई चांस नहीं होगा। हाँ? लेकिन इससे पहले ना इससे थोड़ा सा नेट प्रैक्टिस करते हैं। आजा फिर। क्या बोलते? आजा यार सचिन, यार हम ना सोच रहे थे कि तेरे को ना अब घर जाना चाहिए। तेरे को घर की याद तो आ रही है, लेकिन तेरे टिकट के पैसे नहीं है हमारे पास। मगर तेरे डैडी तेरे को पैसे दे सकते हैं या आके तेरे को ले जा भी सकते हैं, है ना? हाँ बरोबर। तो तेरे को तेरे डैडी का मोबाइल नंबर याद है? 878787। हेलो, रमेश सिंह। आप कौन? हमें मारी गोली, कल तक 10 लाख रुपए नहीं दोगे मैं तुम्हारे सचिन को ठोक दूंगा। क्या? 6 के 6 गोली उसके भेजे में डाल दूंगा। ऐसा मत बोलो। हाँ तो फिर जैसा बोलता हूँ वैसा करो। कल तक 10 लाख रुपए का इंतजाम करो और फिर शाम को फोन करके बताऊंगा पैसे कब देने और कैसे देने। मेरा बेटा है कहाँ? तुमसे 1400 किलोमीटर दूर मुंबई में। भगवान, मेरे बेटे से बात कराओ अभी के अभी। पहले रोकना दिखाओ, और अगर जरा सी शान पट्टी की ना तो सचिन की कनपट्टी पे धाएं धाएं धाएं, समझे? हाँ, हेलो। हाँ, हेलो। क्या बोले मेरे पापा? लेने आ रहे हैं ना मुझे? तेरे को लेने नहीं आएंगे क्या मेरे को लेने आएंगे? बहुत नाराज होंगे ना मुझसे? हाँ, नाराज तो थे, एकदम गुस्से में थे, तेरे से बात तक नहीं करना चाह रहे थे। वो तो मैंने उन्हें बोला कि तू उनसे बहुत प्यार करता है वगैरह वगैरह। देख अभी कल आएंगे ना तो तू उनके पैरों में पड़ के माफ़ी मांगना उनसे। देख एकदम तेरे को गले लगा लेंगे वो। तुम बाप बेटी की सेटिंग करा दी है मैंने। अबे इतना हैंडसम है तू, फिर पपीते जैसा चेहरा क्यों लटका रहा है? हाँ? चल आजा हमारे साथ, हमारे घर चल। आजा चल चल आजा। दिल्ली का रहने वाला 15 साल का सचिन यह भी नहीं जानता था कि उसका अपहरण हुआ है। कुमार अवस्था के शुरू के सालों में बहुत कंफ्यूजन होता है, समझना मुश्किल होता है कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अक्सर उस उम्र में माता पिता के साथ एक अजीब सा कश्मकश वाला रिश्ता रहता है, क्योंकि उस उम्र में वो हाँ से ज्यादा ना कहते हैं। सचिन को अपने घर वालों की याद आ रही थी और उधर दिल्ली में उसके पिता सचिन के लिए जल बिन मछली की तरह तड़प रहे थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ था बाप बेटे के बीच में जिसकी वजह से सचिन ने घर छोड़ा, दिल्ली छोड़ी और मुंबई पहुंच गया? कैच कैच आउट सचिन, सचिन तू तो गया यार। सुना नहीं तूने? स्कूल की फीस पेड़ों पर उगती है, शर्म नहीं आती तुझे? पापा आज स्कूल में हाफ डे था, बंक नहीं मारा मैंने। थप्पड़ मारूंगा एक। टहलते टहलते नहीं आया मैं यहाँ पे, तेरे स्कूल से टीचर का फोन आया था मेरे पास। नालायक छूटा। 7 रिमार्क्स हैं तेरे इस कैलेंडर में और इन सब पर मेरे दस्तखत हैं। एक भी तूने मुझे दिखाया नहीं, क्यों? और ये लीव नोट जिसमें 2 दिन की छुट्टी मांगी गई है, इस पर भी मेरे दस्तखत हैं, जो नोट मैंने कभी लिखा ही नहीं। फोर्जरी। क्या सोचकर कर रहा है तू सचिन? अरे चुप क्यों है? मेरा पारा चढ़ रहा है सचिन।
ऐसे ही चुप रहा तो मुंह तोड़ कर रख दूंगा तेरा। देखिए, मारिएगा नहीं इसे। क्यों नहीं मारूं? पहले से इसे मारा होता ना तो ये दिन देखना नसीब नहीं होता। क्रिमिनल कहीं का। बच्चा है जी, और बच्चे ही बदमाशी करते हैं। ये क्रिमिनल विमलन मत बोलिए मेरे बेटे को। अरे मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, और तुम्हारे इस अंधे लाड़ प्यार की वजह से भी कुछ नहीं होगा। अरे इसकी शक्ल पर लिखा है, इसकी फोर्जरी का सबूत है ये कैलेंडर। पापा पापा प्लीज आप शांति रखिए, मैं सचिन से बात करती हूँ, आप बैठ जाइए प्लीज। पापा आप टेंशन मत लीजिए, खामखा आपका बीपी बढ़ जाएगा। आप खाना खाइए, आपको फैक्ट्री जाना होगा ना। निशा दीदी और मैं उसे समझा देंगे, अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा। पापा को मैं तो दिखता ही नहीं हूँ, सिर्फ मेरी पढ़ाई दिखती है। स्कूल की पढ़ाई, ये क्लास वो क्लास, और उन सब के बाद दिन रात एक ही राग सचिन पढ़ने बैठो। सचिन अगले साल तुम्हारा 10th है ना? हाँ तो अगले साल है ना, अभी से टॉर्चर क्यों? ऊपर से क्रिमिनल कहते हैं मुझे। क्रिकेट खेलना क्राइम है, क्राइम है। सचिन क्रिकेट खेलना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन खेल के टाइम खेलना चाहिए। ऐसे ही स्कूल बंक करके, तुम्हें पता है ना उस दिन पापा तुमसे कितने नाराज हुए थे, और जो पापा की साइन कॉपी की तुमने, वो बहुत गलत था सचिन, और ये बहुत बहुत सीरियस बात है। और मेरी लाइफ की जो बैंड बज रही है वो सीरियस बात नहीं है। निशा दीदी, कीर्ति दीदी, मैं 70% तो लाता हूँ ना, और कितना पढ़ूं? नहीं होता मुझसे, बोरियत होती है, दम घुटता है मेरा घर में, स्कूल में। ओए इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने भी स्कूल पास किया है, और ऐसे सैकड़ों बच्चे जिन्हें स्कूल जाना तक नसीब नहीं होता। हाँ, बस ये एक बात कहकर चुप करा देते हैं, अपनी गलती तो कोई नहीं देखता। अब स्कूल की टीचर्स को ही ले लो, छींक को कोई रोक सकता है? नहीं ना, छींको तो भी कैलेंडर पे रिमार्क दे देते हैं। और हमारे पापा, मैं 6 के बजाय 5 बजे उठ के क्रिकेट प्रैक्टिस करता हूँ तो कहते नहीं मैच करो, सुबह का टाइम अच्छा होता है। बच्चे जैसे कौन बिहेव कर रहा है? देखो सचिन, तुम जो कुछ भी कहो, गलती तो तुमसे हुई है ना? और वैसे भी सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता, और पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बाप रे दीदी, पापा का प्यार ऐसे हिटलर जैसा है तो उनकी दुश्मनी बहुत ही डेंजरस होगी। पागल। टोटल 6 कंसाइनमेंट जा रहे हैं आज। पर ऑर्डर तो 8 का था मिश्रा जी। जी हाँ, लेकिन ये 2 आज नहीं जा रहे हैं। नहीं मिश्रा जी, ऐसा मत करिए। देखिए 2-2 बार ट्रांसपोर्ट का खर्चा कौन भरेगा? आप 8 कंसाइनमेंट एक साथ भेज दीजिए, आज जाएं कल जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे आप ठीक समझे। रमेश जी, एक बात पूछूं? पूछिए। कोई परेशानी तो नहीं है ना? आजकल के बढ़ते बच्चों को सही गलत का पाठ पढ़ाना कितना मुश्किल है। अपनी बात कैसे उनके सामने रखी जाए यही नहीं समझ पाता बस। ठीक है कि ज़माना बदल गया है, मगर एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि जो बातें सही थीं, जो सही हैं, वो तो हमेशा सही रहने वाली है ना, और जो गलत थी वो हमेशा गलत ही रहेंगी। ऐसा आप और मैं सोचते हैं, लेकिन आजकल की बच्चों की जिंदगी रॉकेट की तरह उड़ गई है। अब मेरे पोते को ही ले लो, सिर्फ 9 साल का है, लेकिन झंडे गाड़ कर जिद किए बैठा है PSP चाहिए। वो क्या होता है? वैसे नाम के लिए वो एक जापानी खेल है, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक डकैत है जो हमें लूट कर कंगाल कर जाएगा। कोई जुए हुए का चक्कर है क्या? अरे नहीं रमेश जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे टुन टुन करते हुए, बटन दबाते हुए बच्चे घंटों मूर्ति की तरह एक ही जगह बैठे रह जाते हैं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मैं लुटेरा तो उसकी कीमत को देखकर कह रहा था। मेरे बेटे की और मेरी दोनों की तनख्वाह भी अगर जोड़ लेना तो वे 1000-2000 कम ही पड़ेंगे इस नासपीटे PSP के लिए। अब ये सब पोते महाशय को कौन समझाए? वो तो दिन भर जाप करते रहता है, PSP चाहिए, PSP चाहिए। हर घर की एक ही कहानी लगती है मिश्रा जी। अब छोड़िए भी, क्यों इतनी टेंशन लेते हैं आप? सुनीता, हम टेंशन नहीं लेंगे तो वो सारी दुनिया को टेंशन देगा। बस भी कीजिए, हद हो गई। आप तो मेरे बच्चे की जान के पीछे ही पड़ गए हैं। अरे जितनी उसकी जान की चिंता है ना मुझे, उतनी ही चिंता उन दूसरे लोगों की जान की भी है जिन्हें वो बर्बाद कर सकता है। नहीं सुनना मुझे ये आपकी मनहूस बातें। अरे नहीं सुननी है तो फिर बोलना पड़ेगा। अपने लाडले को साफ साफ और बार बार ये बोलकर बताते रहना पड़ेगा कि ये सही है और ये गलत है। और ऐसा नहीं हुआ ना तो मेरा यकीन मानो, एक दिन वो हम दोनों को सामने बिठाकर बोलकर बताएगा कि मेरा तो बचपना था
मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ? बच्चा है वो, और आपको एक हमारा सचिन ही गलत रास्ते पर जाता हुआ दिखाई देता है। मेरी एक बात याद रखना, हादसे सिर्फ दूसरों के साथ नहीं होते, हमें हर दम चौकन्ना रहना पड़ेगा। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो हर माँ बाप इस तनाव से गुजरते हैं जहां समझ नहीं आता है कि कैसे क्या संभाला जाए। उस उम्र में बच्चे अपनी मनमर्जी करने की आजादी चाहते हैं। तन मन में हार्मोन्स का तूफान उमड़ रहा होता है जिसे माता पिता काबू में रखने की कोशिश करते हैं। और फिर स्कूल के अपने नियम होते हैं, अपना अनुशासन होता है। स्कूल हो या पेरेंट्स, बच्चों का बुरा कोई नहीं चाहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ बच्चे दिल से घायल हो जाते हैं। अब दिल पर लगी इस चोट से कोई कैसे निपटे? देखिए, ये जो लाइन है ना, ये हमेशा सीधी आनी चाहिए, बिल्कुल टेढ़ी नहीं, समझा? हेलो हेलो मिस्टर सिंह, मैं आचार्य गोविंद पब्लिक स्कूल से मिसेस घोष बोल रही हूँ। मैं यहाँ की सुपरवाइजर हूँ और आपके बेटे के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। आज की मॉर्निंग बिल्कुल गुड नहीं है। आपके बेटे ने फॉर्जरी में ग्रेजुएशन कर लिया है। अब क्या कर दिया मेरे लड़के ने? अब वो दूसरे बच्चों के फादर की सिग्नेचर फोर्ज करने लग गया है। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया था, लेकिन ना जाने क्यों आपने कुछ करने की कोशिश ही नहीं की। ये क्या कह रही हैं आप? मैं तो हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। अब सोचने का वक्त निकल गया मिस्टर सिंह, अब कुछ करना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, कल 9:30 बजे सुबह स्कूल आ जाइए, कुछ फैसला लेते हैं। सच्चू, 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 सच्चू जल्दी चलो, पापा बहुत गुस्से में। अभी नहीं दीदी, बाद में, मेरी बैटिंग चल रही है। सच्चू अभी का अभी चलो। पापा भी ना कभी कभी हिटलर गिरी करते हैं। अब चलो, मैं आया। सच्चू जल्दी आ। हाँ हाँ। चलो। पापा गलती हो गई, फिर से ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज आप स्कूल मत आइए। हाथ नहीं उठा रहा हूं मैं, हमेशा की तरह तुम बीच में मत आया करो। स्कूल तो मैं तेरे जाऊंगा सचिन, फिर उनका जो भी फैसला हो, वो तुझे स्कूल में रखें निकालें, जो भी करें। लेकिन पापा गलती मैंने की है, खामखा मेरे फ्रेंड्स के मम्मी पापा को स्कूल बुलाया जाएगा। प्लीज पापा ऐसा मत कीजिए, मैं सुपरवाइजर के पैर पड़ूंगा, माफी मांगूंगा उनसे। अब माफी मांगेगा तू? इतना सब कुछ हो जाने के बाद? अरे तेरी उम्र में था ना जब मैं लिखने और पढ़ने के लिए तरस जाता था, मगर मेरे बाप की हैसियत ही नहीं थी कि वो मुझे आगे पढ़ा सके। मगर तुम तीनों की पढ़ाई के लिए मैं जान जला जला कर पैसे इकट्ठे कर रहा हूं। पूछो अपनी मां से, वो सब कुछ देना चाहता हूं जो मुझे जिंदगी में नहीं मिला, मगर तुझे कदर ही नहीं है किसी चीज की। गलत रास्ते पर जा रहा है वो अलग। अरे फाड़ में जाए तेरी पढ़ाई, पेट तो तू पाल ही लेगा ना। हमारे यहाँ वैसे भी जेल में 2 वक्त की रोटी तो मिलती ही है। ये क्या कह रहे हैं? चुप, एक शब्द भी नहीं बोलेगा कोई भी। मैं इसकी जिम्मेदारी से हाथ धोता हूं आज के आज। कल इसे स्कूल वाले निकालते हो निकाल दें, मैं चूं तक नहीं करूंगा। हिटलर बाबा मेरी बैंड बजा कर रहेंगे। सच्चू क्या बड़बड़ा रहे हो? सो जाओ अब। आप सो जाइए चुपचाप, मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं सो जाऊंगा।
होगा ही नहीं, तब जाकर हिटलर पापा को पता चलेगा मुझे टेंशन देने का अंजाम क्या होता है। अब मैं खुद की लाइफ जीऊंगा। सचिन घर से भागकर अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था। वो चाहता था कि उसके पिता उसे मिस करें, उसके ना होने का उन्हें दर्द महसूस हो, और सचिन अपने बचकाने मकसद में कामयाब हो गया। रमेश सिंह टूट गए। इंस्पेक्टर साहब, आज मुझे मेरे बेटे सचिन के स्कूल जाना था। मैं गया भी था मगर वो वहाँ मिला ही नहीं। सुबह घर से वो जल्दी निकल गया था। मैंने सब जगह देखा जहाँ जहाँ वो हो सकता था, मगर वो कहीं मिला ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, हम उसकी फ़ोटो सर्कुलेट करेंगे, थोड़ी देर देखते हैं, शायद वो वापस लौटा है। इंस्पेक्टर साहब, वो मस्ती खो रहे, थोड़ा अलग है बच्चों से, मगर बुरा बच्चा नहीं है वो। मैं समझ सकता हूँ सिंह सर, बच्चे बुरे नहीं होते, बुरे हालात होते हैं। आप उसे थोड़ा समय दीजिए, गुस्सा ठंडा होता है, शायद वो लौटा है। देखिए, ऐसे केस हम रोजाना देखते रहते हैं। मैं कहती थी आपसे, बच्चा है, इतनी सख्ती से पेश मत आइए, बच्चा है। लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। अगर मेरे सच्चू को कुछ हो गया ना, तो देख लीजिएगा आप। ओए, खाएगा? अबे ले 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 ले, शर्माएगा बेटा, भूख डबल टेबल हो जाएगी। ले देख, ऐसे एकदम स्टाइल से उठा। बिंदास उठा, बिंदास उठा। थैंक यू। तो कहाँ जा रहा है? पता नहीं। मतलब घर से भागा है? मुंबई चलेगा हीरो। चल साथ चल, एकदम मस्त जगह, एकदम आजाद पंछी, कोई माई का लाल है ही नहीं टोकने वाला। चलेगा? बोल। सचिन घर से भाग गया था। बिना सोचे समझे वो बस एक चलती ट्रेन में चढ़ गया, और तकदीर ने उसे इन दो लड़कों से मिलवा दिया, जिनके लिए सचिन किसी सोने की मुर्गी से कम नहीं था। 02228768765, ये तो मुंबई का नंबर है। कॉल ट्रेस करो। राइट सर। अच्छा, कॉलर ने आपसे कुछ और कहा? यही कि सचिन उनके पास है और शाम को दोबारा फोन करेगा, ये बताने के लिए कि उसे पैसा कहाँ और कैसे चाहिए। 10 लाख। 10 लाख? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं मानता हूँ कि मेरा कामकाज ठीक ठाक चल रहा है, पैसे हैं मेरे पास, मगर 10 लाख तो बिल्कुल नहीं है। पैसे देने की नौबत नहीं आएगी सिंह साहब, आप पहले थोड़ा शांत हो जाइए। हम पर यकीन रखिए, हम आपके बच्चे को लौटा कर ही रहेंगे। सर, फ़ोन मुंबई के दहीसरी इलाके से आया था, किसी ढाबे के पब्लिक बूथ का फ़ोन है। अब जब वो शाम को कॉल करेगा तो हमें ढाबे का पता चल जाएगा और हम किडनैपर तक पहुंच जाएंगे। आजा आजा आजा, पूरा ताजमहल तेरा समझते हो। तेरे को जो कोना पसंद आए पकड़ ले, एकदम फैल कर सो जाए पर। देख, तू अभी अपने साथ है, तू भाई है अपना, इधर तेरे को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तेरे को टच भी नहीं कर सकता है।
जब तेरे डैडी जी आएंगे तुझे लेने तो चले जाना उनके साथ। और सुन, यहाँ से दिल्ली जाने के बाद अपने भाइयों को भूलना नहीं है। बैठ बैठ, ये पैर दे, बैठ बैठ, अपन आते हैं। हाँ, बिंदास बैठ। सुन, मैं अगला कॉल करने आ रहा हूँ तो उसके बकरे के पास बैठे रहे, घास खिलाओ उसे। और सुन, ज्यादा मैं करे ना तो हलाल कर देना उसे। नीचे रखना। और सुन, तू जरा कहीं दूर जाके बात कर, समझा? मैं मालूम है मेरे को। चल 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 चल। उसने कहा तो था कि वो शाम को फोन करेगा, पर अब तो 8 बज गए। सब्र रखिए सिंह साहब, आपका फोन टैप किया जा रहा है, हम उसे ट्रेस करके रहेंगे। हेलो, 10 लाख रेडी है? हाँ रेडी है। क्या बात है, सही है। तो कल मुंबई आना पैसे लेकर। और सुनो, उड़कर आना, बैलगाड़ी से मत आना। फिर 3:30 बजे तुमको फोन करके बताऊंगा कि पैसे कहाँ लेकर आने। ठीक है। और सुन, तू जरा सा भी लेट हुआ, मैं ये सोचूंगा कि तेरे को सचिन की बिल्कुल परवाह नहीं है। तेरे को परवाह नहीं होगी तो मेरे को कैसे परवाह होगी? मैं तो सीधा धाएं 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 खत्म। नहीं नहीं, मैं टाइम पर पैसे लेकर पहुंच जाऊंगा। हेलो, क्या हुआ? कैसा है मेरा सच्चू? अरे वो ठीक है, मुझे कल मुंबई जाना है पैसे लेकर, वो भी 3:30 बजे के पहले। तो आप जल्दी कीजिए, कैसे भी करके मेरे सचिन को बचा कर लाइए। सब्र रखो। सिंह साहब, इस बार एक अलग नंबर से फोन किया था, खेल खेल रहा है। अरे हम कौन सा खेल खेलेंगे ऑफिसर, मेरे पास तो 10 लाख नहीं है। हम ये खेल मुंबई शिफ्ट करेंगे सिंह साहब, हम सब मुंबई जाएंगे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं पैसे लेकर बंबई नहीं पहुंचा तो वो मेरे बेटे को मार देंगे। हम सेफ खेलेंगे, आपके बेटे को कुछ होने नहीं देंगे, ये हमारा रोज का काम है, हम पर भरोसा रखिए। दिलीप, बस उठ, जल्दी उठ। बकरा कहाँ है? अबे सोया हुआ था मैं तो। इसकी माँ का, भाग के जाएगा कहाँ? चल चल। तू उधर देख, मैं उधर देख। जा जा, भाग के जा। कहाँ था बे तू? क्या कर रहा था? कुछ नहीं, सुसु करनी थी। आपके घर में टॉयलेट नहीं दिखा, इसलिए यहाँ आकर कर लिया मैंने। अबे झोपड़े में टॉयलेट की क्या जरूरत है कि मुंबई अपनी टॉयलेट है, कहीं भी करने का। चल। सवा 3 बज गए, उसने कहा था 3:30 बजे तक फोन करेगा। हाँ जी, 3:30 ही कहा था। ठीक है, वेट करते हैं। हेलो, रमेश सिंह, मुंबई लैंड हुए क्या? हाँ जी, मुंबई एयरपोर्ट पर ही हूँ, पैसे भी साथ लाया हूँ। बताओ कहाँ आना है? पैसे के साथ पुलिस भी लाए होगे? नहीं, अकेला ही हूँ। मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन खतरा तो उठाना ही पड़ेगा ना। तुम ऐसा करो, टैक्सी लेकर हाईवे निकलो, वहाँ से सीधा नया गाँव निकलो। तुम्हें थोड़ी देर में वापस फ़ोन कर रहा हूँ मैं, फ़ोन हाथ में रखना।
नायगांव की तरफ। सर, इस बार कॉल किसी मोबाइल से किया गया। नायगांव की तरफ लो। अच्छा शर्मा सर, मुंबई में क्राइम ब्रांच के यूनिट्स के पीआई वाक से बात करो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि किडनैपर के फोन कॉल को ट्रेस करें। राइट सर, चलो। भगवान को मानता है तू? अभी मन ही मन भगवान से भीख मांग कि तेरा जो बाप है ना, वो पैसे के साथ पुलिस ना लेके आओ। अगर जो लेके आओगा तो तेरे बाप को तेरा मरा हुआ थोपड़ा भी कभी दिखाई नहीं देगा। सिंह साहब, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, बच्चा मिल गया समझो। ए ऑटो ऑटो ऑटो, ए रुक ऑटो रुक, ए रुक। माँ की आंख ऑटो वालों की, ना इधर से रोक रहे ना उधर से रोक रहे। अबे तो छोड़ ना सालों को, एक काम करते हैं, पास में स्टेशन है, चल के चलते हैं। हाँ इधर। अबे तू तो सॉलिड मिस्टेक हो गया। तुझे अकेला जाना चाहिए था पैसे लेने, और मुझे बकरे के पास रहना चाहिए था। अबे सोच के फायदा क्या है? तो बकरा निकल गया ना, ना गोश्त मिली ना हड्डी मिली। कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी सुन, एक काम कर, फटाफट मोबाइल का सिम निकाल के फेंक दे। जब तक सिम है समझ ले अपने बब्बू है। अबे हरी जल्दी कर, फटाफट निकाल 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 निकाल, सिम निकाल, सिम निकाल। चल 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 चल, निकाल निकाल, फटाफट कर। रमेश जी, हम नायगांव पहुंच गए। अब मगर अब तक उसका फोन क्यों नहीं आया? हेलो हेलो पापा, मैं सचिन बोल रहा हूँ। सचिन? सचिन कहाँ हो बेटा तुम? पापा प्लीज मुझे यहाँ से लेके जाइए पापा। हाँ बेटा, हम आ रहे हैं, पर तुम हो कहाँ? पापा मैं उन लड़कों को चकमा दे के भाग निकला हूँ। हाँ हाँ बेटा। हेलो सचिन बेटा, बेटा मैं पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। मैं आपके पापा के साथ दिल्ली से आया हूँ। बेटा आप बता सकते हैं इस वक्त एग्जैक्टली आप कहाँ हो? ये कौन सी जगह है अंकल? चारकोप कांदीवली। चारकोप कांदीवली। ओके, अच्छा बेटा एक काम करो, सबसे नजदीक वाले पुलिस स्टेशन का एड्रेस पता करो और वहां पहुंचकर तुरंत हमें कॉल कर देना, हम आपको लेने आ जाएंगे। ओके सर। लीजिए सिंह साहब, आपका बेटा मिल गया। अंकल यहाँ सबसे पास पुलिस स्टेशन कौन सा है? क्या बात है, क्या हो गया है तुम्हें? पापा पापा आई एम सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, आई एम सॉरी। सच्चू, तेरा टिफिन।
मेरे बच्चे को किसी की नजर न लगे। बाय मम्मी। बाय बेटा। पापा आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपको, मम्मी को, निशा दी और कीर्ति दीदी को कोई तकलीफ पहुँचे। बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अपना बचपन खो दो, मस्ती ना करो। बस इतना याद रखो कि तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो सही गलत को पहचानती है ना तुम्हारे भीतर? है पापा। तो बस उस आवाज की सुनो। तुम्हें जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा सख्त हूं, मगर वो इसलिए कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूं। देखो बेटा, अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुमसे पहले ही मुझे कुछ हो जाएगा। नहीं पापा, ना मुझे कुछ होगा ना आपको। अच्छा पापा, मैं चलता हूँ, स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। पापा, आप हिटलर नहीं हो। आई लव यू पापा। बाय। आई लव यू टू बेटे। सचिन बचपन की बेहोशी में घर से भागा था, लेकिन वही बचपन रातों रात बड़ा हो गया और उसी की मदद से सचिन अपने अपहरणकर्ताओं के चुंगल से भाग निकला। ये दोनों अपहरणकर्ता दिलीप और हरी अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। मुंबई पुलिस ने इन दोनों के लिए एक जबरदस्त सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है। इस हादसे के बाद सचिन काफी मैच्योर हो गया है। उसे अपनी गलतियों का पूरा एहसास है। साथ ही उसके पिता को भी आभास हुआ कि उन्हें अपने बेटे की तरफ सख्ती की छड़ी की बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए था। गलत कोई नहीं होता, ना माँ बाप, ना स्कूल, ना बच्चा। बस एक उम्र होती है जब बचपन में बगावत और विद्रोह की फीलिंग्स बहुत मजबूती से उमड़ती हैं। इस दौर में माँ बाप और बच्चों के बीच में काफी तनाव बन जाता है और यह तनाव जन्म देता है डर को, और इस डर से निकलता है गुस्सा और एग्रेशन। ये एक ऐसा दौर होता है जब फीलिंग्स को जाहिर करना बेहद जरूरी हो जाता है। दोनों पार्टीज को कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। टीनेजर्स को समझना होगा कि उनके माता पिता सिर्फ उनके लिए जीते मरते हैं, और माँ बाप को समझना होगा कि टीनेजर्स उनसे सिर्फ इसलिए गुस्सा होते हैं क्योंकि उनके पास कोई और आउटलेट नहीं है अपना गुस्सा दिखाने का। शायद उनका गुस्सा, उनकी बगावत एक दस्तक है कि उन्हें बड़ों की दुनिया को समझने के लिए मदद चाहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक के एक और चौंकाने वाले एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।